भारत के वनों पर आधारित इस एक्सप्लेनर में चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। जब भी जंगल शब्द कानों में पड़ता है तो अक्सर हमारे दिमाग में बस बहुत सारे पेड़ों की एक तस्वीर उभर आती है ना? लेकिन सच तो ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य इससे कहीं ज्यादा विशाल, प्राचीन और जटिल है। उत्तर के उन बर्फीले पहाड़ों से लेकर एकदम दक्षिण के घने वर्षावनों तक और पश्चिम के सूखे इलाकों से लेकर पूर्व के खारे पानी वाले दलदलों तक यहाँ एक अद्भुत, बिल्कुल हैरान कर देने वाली विविधता फैली हुई है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ पूरा का पूरा सिस्टम है। तो चलिए इस हरे कैनवस के हर एक रंग और उसकी अहमियत को करीब से समझते हैं। आज के इस सफर को हमने बहुत ही व्यवस्थित रखा है। सबसे पहले बुनियादी परिभाषाओं से शुरुआत करेंगे, फिर उष्णकटिबंधीय जंगलों यानी ट्रॉपिकल मेजॉरिटी को समझेंगे और उसके बाद पहाड़ों से लेकर मैंग्रोव तक की विविधता को जानेंगे। इसके बाद शासन और प्रशासन के नियमों पर बात करेंगे और आखिर में जमीनी स्तर पर जो संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं उन्हें देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, भारत के वनों को परिभाषित करना। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, भारत में वास्तव में वन यानी जंगल माना किसे जाता है? बड़ी ही दिलचस्प बात है कि इसकी कोई एक स्पष्ट राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है। इसके लिए हमें 1996 के एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना पड़ता है। TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामला। देखिए, इस फैसले से पहले एक बहुत बड़ी कानूनी खामी थी। लोग कागजों पर वन का नाम बदलकर या तकनीकी शब्दों का फायदा उठाकर जंगलों की बेरोक-टोक कटाई कर रहे थे। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया कि वनों को उनके सच्चे डिक्शनरी मीनिंग से ही समझा जाएगा। मतलब अगर कोई इलाका जंगल जैसा दिखता है और उसमें जंगल वाले गुण हैं तो बस वो जंगल है, चाहे उसका मालिक कोई भी हो या सरकारी रिकॉर्ड में उससे कुछ भी लिखा गया हो। इस एक शानदार फैसले ने इकोसिस्टम को बचाने के लिए सारी कानूनी खामियों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो भारत का कुल 24.56% भौगोलिक क्षेत्र पेड़ों और वन आवरण के अंदर आता है। जरा सोच कर देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। कल्पना कीजिए कि पूरे देश की करीब करीब 1/4 जमीन एक विशाल हरे कालीन से ढकी हुई है। ये लाखों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो अनगिनत जीवों का घर है और देश के मौसम को कंट्रोल करता है। वैसे इकोलॉजिकल बैलेंस को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए हमारा नेशनल टारगेट इस आंकड़े को 33% तक ले जाने का है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और इसके लिए लगातार पेड़ लगाने और उन्हें बचाने की जरूरत है। अब वैज्ञानिक रूप से इन वनों को नापा कैसे जाता है? इसके लिए कैनोपी यानी पेड़ों की ऊपरी छतरी की सघनता का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ पेड़ों को गिनना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि वो आसमान से आने वाली कितनी धूप को जमीन तक पहुंचने से रोक लेते हैं। अगर आसमान से देखने पर 70% से ज्यादा हिस्सा पेड़ों की छतरी से ढका है तो उन्हें बहुत घने वन कहते हैं। यही वन्य जीवों के सबसे सुरक्षित घर होते हैं। अगर सघनता 40 से 70% के बीच है तो वो मध्यम घने हैं और 10 से 40% वालों को खुले वन कहा जाता है। और हाँ, अगर सघनता 10% से भी कम है तो उन्हें आधिकारिक वनों की लिस्ट से बाहर रखकर सिर्फ झाड़ियों में गिना जाता है। यह सटीक तरीका कंजर्वेशनिस्ट को बताता है कि कौन से जंगल फल फूल रहे हैं और कहाँ हालात खराब हो रहे हैं। इसी के साथ आते हैं भाग 2 पर, उष्णकटिबंधीय बहुमत यानी द ट्रॉपिकल मेजॉरिटी। जब भारत के जंगलों की बात होती है तो सबसे बड़ा हिस्सा पर्णपाती वनों का होता है, यानी वो जंगल जो मौसम के हिसाब से अपने पत्ते गिरा देते हैं। नम पर्णपाती 37% और शुष्क पर्णपाती 28% हिस्सा कवर करते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि देश के कुल वनों का 60% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ इन्हीं का है। यही भारत का मुख्य जंगली परिदृश्य है, जो मध्य भारत से लेकर दक्षिण के कई हिस्सों तक फैला है। इसके मुकाबले सदाबहार और पर्वतीय वन काफी छोटे हिस्से में है, लेकिन वो इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सारी विविधता असल में हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और अलग-अलग इलाकों में होने वाली मानसूनी बारिश का सीधा नतीजा है। इन जंगलों का पूरा मिजाज बारिश की मात्रा पर टिका होता है। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के सदाबहार वन हर साल 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की भारी बारिश पीते हैं। इतनी नमी होने की वजह से महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं। उनका पत्ते गिराने का कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता।
दूसरी तरफ हमारे पर्णपाती वन 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों में पनपते हैं। अब ये पेड़ क्या करते हैं कि नमी को बचाने और गर्मियों के झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए सूखे मौसम में एक साथ अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। ये प्रकृति का अपना खुद का एक कमाल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ताकि पानी की कमी होने पर भी पेड़ जिंदा रह सके। सागौन, साल और शीशम जैसे मजबूत पेड़ इसी होशियार कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, पहाड़ों से लेकर मैंग्रोव्स तक। आइए अब हिमालय की एक वर्चुअल चढ़ाई पर चलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और तापमान गिरता है, वनस्पतियां किसी जादू की तरह बदल जाती हैं। 1000 से 2000 मीटर के बीच उप उष्णकटिबंधीय चीड़ के जंगल देखने को मिलते हैं और ऊपर जाने पर 1500 से 3300 मीटर तक देवदार और ओक से भरे समशीतोष्ण वन आते हैं, जो सर्दियों में भारी बर्फबारी भी आसानी से झेल लेते हैं। और फिर हिम रेखा के करीब यानी 3000 मीटर के पार बड़े पेड़ पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। वहां से अल्पाइन वनस्पति शुरू होती है, जिसमें छोटे रोडोडेंड्रॉन और कठोर झाड़ियां शामिल होती हैं, जो उस कंपा देने वाली ठंड में भी सर्वाइव कर जाती हैं। ये एक ही पहाड़ पर क्लाइमेट का पूरा स्पेक्ट्रम है। ऊंचे हिमालय पहाड़ों के एकदम उलट हमारे पास तटीय आर्द्र भूमि या दलदली वन है। ये खारे पानी में पनपने वाले असली चैंपियन हैं। इनके पेड़ों की जड़ें नरम उत्तकों से बनी होती हैं, जो ऑक्सीजन की कमी वाले कीचड़ से बाहर निकल आती हैं ताकि पानी के ऊपर सांस ले सकें। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन इसका वर्ल्ड फेमस उदाहरण है। यह सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर का ही घर नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल इकोसिस्टम है। ये उलझी हुई जड़ें सिर्फ पेड़ों को खड़ा नहीं रखती, बल्कि तूफानों, साइक्लोन और यहाँ तक कि सुनामी के खिलाफ भारत के तटों के लिए एक नेचुरल शील्ड, एक ढाल का काम करती हैं। ये मिट्टी को कटने से बचाती हैं और समुद्री जीवों को एक सुरक्षित जगह देती हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, शासन और प्रशासन। अगर प्रशासन के नजरिए से देखें तो भारतीय वनों का कानूनी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा और महत्वपूर्ण रहा है। 1980 के दशक से पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चक्कर में देश भर में वनों की कटाई बहुत ही तेजी से हो रही थी। फिर 1976 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आया। 42वां संशोधन ने वनों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब वनों को बचाना किसी एक राज्य की मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी बन गया। इसी के साथ संविधान के तहत पर्यावरण की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। इन्हीं कानूनी बदलावों ने आगे चलकर 1988 की राष्ट्रीय वन नीति की नींव रखी, जिसने पहली बार मुनाफे से ज्यादा पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया। जमीनी स्तर पर यह प्रशासन असल में कैसे काम करता है? इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे सख्त नियम आरक्षित वनों यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स में होते हैं, जो कुल वन क्षेत्र का 53% हैं। यहाँ इंसानों का जाना, शिकार करना या जानवर चराना पूरी तरह से बैन है, ताकि वाइल्ड लाइफ बिना किसी डिस्टर्बेंस के रह सके। फिर आते हैं संरक्षित वन, जो 29% हैं। यहाँ स्थानीय लोगों को कुछ लिमिटेड परमिशंस होती हैं, जैसे शहद या सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करना, लेकिन शर्त यह है कि जंगल को कोई नुकसान ना पहुंचे। और आखिर में अवर्गीकृत वन हैं, जो 18% हिस्सा बनाते हैं और इन पर कोई खास पाबंदी नहीं होती। ये पूरा स्ट्रक्चर इंसानी ज़रूरतों और प्रकृति को बचाने के बीच एक बहुत ही संभलकर बनाया गया बैलेंस है। अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, संरक्षण की लड़ाई। फॉरेस्ट इंडिया का ये विचार दिल को छू लेने वाला है। वन बारिश, मिट्टी, ताज़ी हवा और लाखों प्रजातियों के बुद्धिमान संरक्षक हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। जंगल केवल लकड़ी काटने की जगह या पेड़ों का कोई कलेक्शन नहीं है। सच तो ये है कि ये धरती के लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये वो इकोलॉजिकल सर्विसेज एकदम मुफ्त में देते हैं जिन पर हमारा पूरा वजूद टिका है। ये कार्बन सोखते हैं, हमारी नदियों में पानी बनाए रखते हैं और हवा को सांस लेने लायक बनाते हैं। ये कोट हमें याद दिलाता है कि कंजर्वेशन सिर्फ जानवरों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए है जो इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाता है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि पूरे देश में ग्राउंड लेवल पर बहुत ही एक्टिव बदलाव आ रहे हैं। कंजर्वेशन का काम सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि आम लोगों की मेहनत से हो रहा है। जरा देखिए, शहरों के कंक्रीट के जंगलों के बीच जापानी मियावाकी तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, जिससे शहरों को खुद के छोटे छोटे ऑक्सीजन बैंक मिल रहे हैं।
महाराष्ट्र के महाड़ में सावित्री नदी के पास स्थानीय लोग मगरमच्छों को बचाने के लिए वन विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मुंबई जैसी भीड़भाड़ वाली जगह के बीचों बीच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कब्जा की गई जमीन को वापस घने जंगल में बदला जा रहा है। और पुणे में फार्मर्स फॉर बर्ड्स जैसी कमाल की पहल से किसान खुद पक्षियों के लिए सुरक्षित घर बना रहे हैं। ये सब साबित करता है कि खेती और बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल एक साथ पनप सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और सिकुड़ते जंगलों के इस दौर में, जब लाखों प्रजातियां इन जंगलों पर पूरी तरह से निर्भर हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। दांव पर असल में लगा क्या है? क्या ये सिर्फ जंगलों को बचाने की लड़ाई है, या ये खुद इंसानियत के वजूद को बचाने की लड़ाई है? सोचने वाली बात है। ये इकोसिस्टम हमारे बिना भी खुद को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन हम इनके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।